वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई वीर वेलकम टू स्टरलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। कल आप लोगों ने दिल खुश कर दिया यार। ये देखिए, आज तक का फेसबुक पर हिंदू न्यूज़पेपर इतना ज्यादा शेयर नहीं हुआ। 366 लोगों के द्वारा शेयर किया गया। नॉर्मल वीडियो जो होती है वो आप लोग काफी शेयर करते थे, मोटिवेशनल कोटेशन शेयर करते थे, पर लेकिन एक बार बोलने के बाद में इतना ज्यादा शेयर किया गया। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, मैं ऐसा सोच भी नहीं रहा था कि इतना ज्यादा शेयर होगा। मैक्सिमम जो शेयर होता था ये फेसबुक पर हमेशा ये लगभग 100 से 150 शेयर होता था। इतना आज तक का कभी भी शेयर नहीं हुआ है। तो ये एक नया रिकॉर्ड आप लोगों ने यहां पर बना दिया है। 366 शेयर हो गए यहां पर ये 23 आवर के अंदर। तो काफी अच्छा लगा रियली में, दिल से, मतलब एक तरीके से लगा कि मैंने कहा हाँ यार, काफी अच्छे से आप लोग चीजों को करते हो। जब करने पे आ जाते हो तो यही चीजें आप लोगों को रखनी है। अपनी पढ़ाई में भी एक बार किसी चीज पर करने पे आ जाए तो फिर देखिए उसको करके ही छोड़ना है। और मैंने एक थोड़ा सा जिक्र किया था कि एक छोटी सी खुशी के बारे में, तो वो छोटी सी खुशी ये है कि मैं मामा बन गया हूं। तो एक छोटा बेबी हुआ है घर पे, तो ये काफी अच्छा लगा। मतलब एक तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर करना था। मैंने कहा परिवार है, आप लोगों को भी पता होना चाहिए, तो आप सभी लोगों को भी कांग्रेट्स। तो इस तरीके से एक नया मेंबर आया फैमिली के अंदर में, तो ये भी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। और देखिए, अगर आप लोगों को लगता है कि शेयर करना वर्थ इट है तो जरूर शेयर किया कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है, तो इसी के चलते आप लोगों के लिए जो द हिंदू न्यूज़पेपर है वो कोशिश करूंगा कि 7:30 बजे से पहले लेकर आऊं। आज थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी प्रॉब्लम थी मॉर्निंग में, तो इसकी वजह से यहां पर ये थोड़ा सा लेट देखने को मिल रहा है, पर लेकिन 7:30 बजे से पहले आप लोगों को न्यूज़पेपर देखने को मिला करेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए और अपनी पढ़ाई को सही तरीके से लेकर चलिए। और भी कोई सजेशन अगर आप लोग देना चाहते हैं, जैसे कि पहले क्वेश्चन पूछा करता था, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्वेश्चन पूछा करो, तो क्वेश्चन भी पूछना कंटिन्यू करेंगे और वीडियो के एंड में जो क्वेश्चन पूछा करूंगा उनके आंसर भी आप लोगों को बताया करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से कई सारे बच्चों के द्वारा काफी समय से बोला जा रहा था, तो ये भी आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन का भी सोर्स रहेगा कि जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो उसको आप लोग जरूर एक बार यहां पर अटेम्प्ट करके देखें। ठीक है, तो ये अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। बाकी आप लोगों का और भी कोई सजेशन हो वो आप लोग जरूर बताइएगा। आंसर राइटिंग आप लोग कंटिन्यू रखिए, जैसे चल रही है वो सारी चीजें अच्छे से रखते हैं। पर लेकिन ये तो रियली में यार आप लोगों ने दिल खुश कर दिया। ये रियली में यार थैंक्स अ लॉट इन सब चीजों के लिए। तो इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए। तो आइए अब एक नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस के केसेस पे ऊपर। कोरोना वायरस के जो केस देखने को मिल रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो यहां पर 1 करोड़ से ऊपर जा चुके हैं। तो टोटल मिलाकर आप लोगों के सामने जो केस है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं यहां पर 1,19,40,258 केस। जो टोटल डेथ हो चुकी है अब तक ये हो चुकी है 5,45,000। और इसी के साथ में जो टोटल रिकवर लोग कर रहे हैं, तो ये भी काफी अच्छे तरीके से 68 लाख के करीब लोग जो है वो यहां से रिकवर कर चुके हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन आप लोग बोल सकते हैं। यूएसए के बारे में आप लोग बात करते हैं तो सबसे टॉप पर चल रहे हैं। यहां पर 30 लाख केस अकेले यूएसए के अंदर में है और टोटल मिलाकर 1,33,000 या फिर 34 ही बोलिए, कुछ कसर रह रखी है, ये यहां पर डेथ हो चुकी है अब तक। ब्राजील दूसरे नंबर पर है 16 लाख केस के साथ में और 66,000 डेथ के साथ में। और हमारी कंट्री तीसरे नंबर पर अब यहां पर आ गई है, तो 7,43,000 केस हमारी कंट्री में आ चुके हैं। 23,000 केस कल आए। ठीक है, और यहां पर जो आप लोग देखते हैं यहां पर 20,000 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। टोटल मिलाकर अगर देखिए ये बिल्कुल पैटर्न में अब चीजें चल रही हैं। सबसे ज्यादा केस यूएसए में टॉप पर है, सबसे दूसरे नंबर पर ब्राजील में है, यहां पर तीसरे नंबर पर इंडिया में सबसे ज्यादा केस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। साउथ अफ्रीका में भी केस जो है वो काफी बढ़ रहे हैं, जैसे कि यहां पर 10,000 केस आप लोग देख सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर आप लोग देखेगा तो 23,000 केस आए। इसी के साथ में जो रिकवर हुए 16,000 के करीब लोग यहां से रिकवर हो गए। महाराष्ट्र टॉप पर चल रहा है 2,17,000 के साथ में और 9,250 के करीब डेथ हो चुकी है। तमिलनाडु दूसरे नंबर पर चल रहा है 1,18,000 के साथ में 1,600 के करीब यहां पर डेथ हो चुकी है। दिल्ली भी यहां पर 1 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। बाकी सब और काफी पीछे हैं। तो एक अच्छी बात है कि हमारी कंट्री में 3 ही ऐसे एरिया हैं जो एक तरीके से ज्यादा हॉट स्पॉट है, बाकी अभी भी काफी एक तरीके से कंट्रोल इन्वायरमेंट आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। आज जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, यहां पर हर रिवर जाकर मैप में नहीं हारेगा। बाकी फिर काफी कुछ शानदार डिस्कस करेंगे आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में। और वीडियो के एंड में जो आप लोगों से मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था उसके ऊपर भी आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो उसको भी आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कीजिएगा ताकि आप लोगों को एक तरीके से लंबे समय तक चीजें याद रह सकें। रटना कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जितनी बार चीजें रिवाइज हो जाएंगी कि आप लोग उनको याद रखने लगोगे। ओके, आइए अब आर्टिकल्स देखते हैं। लेक्चर की अगर पीडीएफ आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाती है। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी वहां पर शेयर की जाती है, अगर आप लोग वहां पर देख नहीं पाते हैं तो ठीक है, तो भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। काफी बड़ा फोकस चाइना के ऊपर रहने वाला है। एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना और इंडिया की क्या कंडीशन है उसके बारे में डिस्कस किया गया है। दूसरा यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है ये इंडिया और जो आज की डेट में अगर देखिए चाइना के कंपेयर में काफी कम है न्यूक्लियर पावर के बारे में अगर बात करते हैं तो कौन कौन सी कंट्री के पास में कितना न्यूक्लियर पावर है, क्या कंडीशन है, इंडिया को कैसे लेकर चलना
चाहिए, क्योंकि काफी बड़ी बात है अगर पड़ोसी देश यहां पर काफी बड़ा न्यूक्लियर पावर बना बैठा है। तो ये वाला जो आर्टिकल है यहां पर काफी शानदार आर्टिकल आप लोग इसको बोल सकते हैं, बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। ये आर्टिकल यहां पर बात करेगा चाइना की, एशियान कंट्री जो है उस रीजन में चाइना की बढ़ती हुई टेंशन और इंडिया को क्या करना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली आप लोगों से एग्जाम में पूछ ले आते हैं और इंटरव्यू में भी कई बार इस सिचुएशन आप लोगों को दे दी जाती है कि आप लोग इसके बारे में बताइए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे याद है कि मुझसे भी पूछा गया था कुछ इसी तरीके का एक मिलता जुलता क्वेश्चन। जब यहां पर बात करते हैं वो नहीं है कि आप लोग एक बार मैप में देखिए, आप लोग समझ पाएंगे किस पर्टिकुलर रीजन के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर जो क्वेश्चन पूछा गया था ये था बेसिकली ये वाला रीजन, क्रीमिया वाला रीजन, ठीक है। तो यहां पर जो यूक्रेन का पार्ट था रशिया के द्वारा हथिया लिया था, तो इसके बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू में। तो आप लोगों से भी ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसा है कि डिस्कशन जो होता है न्यूज़पेपर का, अगर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को हर एक लेवल के लिए तैयार करता है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुना कीजिए, ठीक है। तो ये तीनों आर्टिकल यहां पर एक लाइन में डिस्कस करूंगा एक एक कर, तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर आर्टिकल है, ठीक है। ये फिर से अभी तमिलनाडु में जो यहां पर टॉर्चर करके 2 लोगों की जान चली गई थी पुलिस के द्वारा, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो हल्का सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दूंगा। जो न्यू मेंबर होते हैं वो जरूर बताया करेंगे न्यू मेंबर हैं, और बाकी का सब जो भी डेली देखते हैं तो प्रेजेंट जरूर लिखा कीजिए। इससे आप लोगों को भी थोड़ा सा एक्टिवनेस मिल जाएगी, कुछ लिखते हैं कुछ एक्टिविटी करते हैं तो आप लोग भी एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट जरूर लिखा कीजिए कि प्रेजेंट है, ठीक है। इसके बारे में कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। यूएसए के इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को पता है कि यूएसए में इलेक्शन होने वाले हैं नवंबर के महीने में, तो उनके इलेक्शन होंगे, जो भी है पॉलिटिक्स वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो साइड में यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, यहां पर ये वाला आर्टिकल, ये है बेसिकली जो नेपोटिज्म चल रहा है बॉलीवुड के अंदर। कई सारे आर्टिकल आप लोग यहां पर देख चुके हैं और बहुत सारी चीजें भी आप लोग यहां पर सुन चुके हैं। इसके बारे में एक हल्का सा आइडिया मैं आप लोगों को देता हूं। देखिए आज के डेट में ये बॉलीवुड के बारे में नहीं है, ये आप लोगों को हर जगह देखने को मिलेगा। अगर बॉलीवुड के बारे में बात करें, जैसे आप लोगों के सामने सुशांत सिंह राजपूत जैसे तैसे बंदा लड़कर अपनी काबिलियत के बेस पर ऐसे ही मुकाम पर पहुंचा कि ये काफी अच्छी पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं, शानदार एक्टर आप लोग बोल सकते हैं, और एक तरीके से एक ऐसा पर्सन जो कि स्टडी में भी एक शानदार पर्सनैलिटी था, वो वहां पर पहुंचा। पर लेकिन कंडीशन ये थी कि वहां पर जो कुछ लोग बैठे हुए हैं उनके द्वारा कहीं ना कहीं जो टैलेंटेड पर्सनैलिटी है उससे डर लगता है कि कल को आकर ये हमारे ऊपर कब्जा कर लेंगे, एक तरीके से इनका भी यहां पर अस्तित्व होगा। तो ये हो गए आयुष्मान खुराना हो गए, ये ऐसे लोग हैं जो कि एक ऐसे बैकग्राउंड से निकल आए जिनका कोई भी बैकग्राउंड यहां पर नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में कई सारी पर्सनैलिटी और भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी जिनका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है। मनोज वाजपेयी आप लोग लीजिए, ठीक है। इसी के साथ में और भी कई सारी पर्सनैलिटी आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये वो पर्सनैलिटी है जो अपने बलबूते पर यहां तक पहुंची है। तो अगर यहां पर देखिए कई बार क्या होता है, इन पर्सनैलिटी को सप्रेस करने की कोशिश की जाती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन पे एक्टिंग भी नहीं आती है, किसी का नाम नहीं लूंगा, और आप लोग जानते हैं कि उनको डेली रेगुलर फिल्म मिलती रहती है। पर लेकिन जैसे सुशांत सिंह राजपूत जैसी जो पर्सनैलिटी हो गई, इनसे क्या करते हैं, इनसे मूवी छीन ली जाती है। उनको मूवी देने के लिए इनको सप्रेस करने की कोशिश की जाती है क्योंकि ये आउटसाइडर माना जाता है। तो ये जो भाई भतीजावाद है, जैसे आप लोगों को पॉलिटिक्स में देखने को मिलता है, अगर आज के दिन में आप लोग पॉलिटिक्स में एंट्री करना चाहते हो तो बिल्कुल बॉलीवुड वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। एक बार कोई पॉलिटिशियन बन जाता है तो लगता है कि उसकी पूरी फैमिली ही पॉलिटिक्स में होनी चाहिए, कोई एक्टर बन जाता है तो उसको लगता है पूरी फैमिली ही एक्टिंग में होनी चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, क्योंकि वहां पर कोई उनका एंट्रेंस नहीं लेने वाला है, कोई उनको चेक नहीं करने वाला है। बस कंडीशन ये है कि उनको सपोर्ट मिलती रहती है चारों तरफ से, वो एक तरीके से कहीं भी स्ट्रगल नहीं करते हैं अगर ढंग से चीजें देखी जाए तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में बेसिकली यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। तो टैलेंटेड पर्सनैलिटी को आगे आना चाहिए, यानी कि ऐसा है कि राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, राजा वो बनेगा जो हकदार होगा, यानी कि जिसके अंदर टैलेंट होगा, जो पर्सनैलिटी उस पर्टिकुलर पोस्ट को डिजर्व करेगा वो वहां पर होना चाहिए। तो ये बातें हैं, आप लोग इसके बारे में क्या राय है तो आप लोग भी अपनी राय यहां पर बता सकते हैं। नेक्स्ट जो साइड वाला आर्टिकल है यहां पर, ये इथियोपिया के अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है पॉलिटिक्स को लेकर, उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, पर फिर भी एक बार इथियोपिया को आप लोग देख लीजिए लोकेशन कहां पर है, ठीक है। पहले तो आप लोग यहां पर ये देखिए अपनी कंट्री कंपेयर में इथियोपिया कहां पर पड़ेगा, तभी आप लोग याद रख पाएंगे। ये है अपनी प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग देखेंगे तो अफ्रीका के अंदर ये आप लोग को इथियोपिया देखने को मिलेगा। अब थोड़ा सा जूम करके यहां पर इसको देख लेते हैं। ये है यहां पर इथियोपिया आप लोगों के सामने, अदिस अबाब यहां पर आप लोगों को इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी। बाकी सूडान हो गया, एरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, सोमालिया, और ये हो गया इधर कीनिया, ठीक है। यहां हो गया लेक तुर्काना, इथियोपिया और कीनिया के बॉर्डर पर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, पूछ लेंगे कि लेक तुर्काना कहां पर है, तो इथियोपिया और कीनिया के बॉर्डर पर है। इधर थोड़ा आएंगे तो आप लोगों को रेड सी देखने को मिलेगा, और यहां पर हो गया गल्फ ऑफ एदन, ठीक है। ये हो गया यहां पर यमन, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर एरिया मैप में कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पर जो इथियोपिया है वो एक कंट्री है जो ईस्टर्न अफ्रीका रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। अदिस अबाब आप लोग यहां पर कैपिटल हो गई, और इथियोपियन बिर ये यहां पर इसकी करेंसी हो गई, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं। बाकी ये आज का कार्टून मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स के बारे में बात की जा रही है कि पोर्टफोलियो किसको मिलेगा, यानी कि कौन कौन क्या क्या जो मिनिस्टर है वो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में एक एनालिसिस है यहां पर। एक तरीके से आप लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में क्या होता, चुनकर कोई और आया था, गवर्नमेंट गिराकर गवर्नमेंट कोई और बन गई, तो वो सारी चीजें यहां पर आप लोगों को देखने को मिलती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट यहां पर सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देता हूं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आप लोगों से बन सकता है कि चाइना जिस तरीके से अपनी मसल पावर बढ़ा रहा है साउथ चाइना सी के अंदर में, ठीक है, तो उसके चलते वो काफी ज्यादा प्रोटेस्ट फेस कर रहा है चाइना। हर एक कंट्री यहां पर प्रोटेस्ट उसके सामने कर रही है साउथ चाइना सी में जो भी कंट्री देखने को मिलती है। तो इस सिचुएशन में यहां पर भारत को क्या करना चाहिए, भारत का क्या स्टैंड होना चाहिए इस जो ये पर्टिकुलर सिचुएशन है। तो एक तरीके से दो पार्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, पहले तो कंडीशन क्या है, दूसरा इंडिया का क्या स्टैंड यहां पर होना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से अगर आप लोग अपनी कंट्री को देखेंगे तो चाइना क्या कर रहा है, हमारे पड़ोसी देशों के साथ में अपना एक अलग तरीका माहौल बना रहा है। तो इंडिया की भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चाइना का भी थोड़ा सा साथ दे इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो यहां पर आप लोग समझिए, एक बार देखिए, यहां पर ये हो गई अपनी प्यारी कंट्री और ये हो गया हमारा पड़ोसी देश, यहां होगा पड़ोसी देश चाइना। तो चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान को अपने कब्जे में लिए हुए है, नेपाल को भी लिए हुए है, भूटान एक ऐसी कंट्री है जो ज्यादा मानता नहीं है पर फिर भी एक प्रेशर रहता है। बांग्लादेश के ऊपर भी काफी एक तरीके से एक इन्वेस्टमेंट यहां पर इसका है चाइना का। श्रीलंका आप लोग जानते हैं, श्रीलंका को चाइना खरीद चुका है काफी लार्ज स्केल पर, जैसे पाकिस्तान को खरीद चुका है। मोलदीव में भी काफी इन्वेस्टमेंट रहता है। तो चारों तरफ से इंडिया को घेरे हुए है। अब बात करते हैं जब ये कंट्री के बारे में, साउथ चाइना सी के बारे में, यह साउथ चाइना सी वाला पोर्शन, यहां पर वियतनाम हो गया, फिलीपीन हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारी कंट्री क्या है, चाइना कभी भी यहां पर इनको इनका हक नहीं देता है, हमेशा कोशिश करता है कि इनका हक यहां पर मार लिया जाए। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं 9 डैश लाइन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, चाइना ने 9 डैश लाइन खींच रखी है, यानी कि ये बोलता है कि ये जो 9 डैश लगे हुए हैं यहां पर, तो ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है, ये सारा एरिया मेरे कंट्रोल का आप लोगों को देखने को मिलेगा। जबकि अगर यहां पर इंटरनेशनल लॉज के हिसाब से आप लोग बात करें, अगर कोई कंट्री की टेरिटरी है, टेरिटोरियल लैंड कहां तक होगी, जहां उसकी यहां पर ये बाउंड्री होगी, जिससे हमारी कंट्री जहां पानी से जाकर मिलती है, आप लोग इसको थोड़ा सा मैप में देखिएगा तभी आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे हमारी टेरिटरी बाउंड्री के बारे में बात करें तो ये हमारी टेरिटोरियल बाउंड्री हो गई, ठीक है, जहां पानी के साथ में जाकर मिल रही है। अगर इसके आगे चलते हैं, 12 न्यूटिकल जो माइंस है वहां पर आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर टेरिटोरियल वाटर देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आप लोग थोड़ा सा आगे यहां पर आते हैं अपनी कंट्री के इसमें, तो आप लोग यहां पर टेरिटोरियल वाटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देखें, अगर 12 न्यूटिकल माइन आप लोग यहां पर आएंगे तो हमारी टेरिटरी का वाटर है। फिर 12 न्यूटिकल माइंस अगर थोड़ा सा और आगे आप लोग आएंगे तो आप लोग यहां पर कॉन्टिग्युअस जोन देखने को मिलेगा। ये वही कॉन्टिग्युअस जोन है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, जहां पर हमारी कंट्री के जो फिशरमैन है केरला के अंदर, वो यहां पर इटली के दो जो लोग थे, जो उनके नेवी के पर्सनल थे, उनके द्वारा उनकी जान ले ली गई गोली मारकर। बोला गया कि हमको डर लगा कि ये पायरेट्स हैं, हमारी जो नाव है उसके ऊपर अटैक करेंगे, इसलिए हम लोगों ने उनके ऊपर गोली चला दी और उनकी जान चली गई। तो वो जो पर्टिकुलर रीजन देखने को मिल रहा है सारा, वो कॉन्टिग्युअस जोन में ही देखने को मिला। तो इसलिए ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। टोटल मिलाकर यहां पर ये वाला जो रीजन होगा आप लोगों का, ये यहां से लेकर यहां तक जो टेरिटोरियल वाटर से लेकर यहां पर ये 200 न्यूटिकल माइल्स जो रहता है, इसमें टोटल जो एक्सक्लूसिव जोन होगा यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 176 न्यूटिकल माइल्स, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 200 हो जाता है जब यहां से आप लोग काउंट करते हैं। तो ये पर्टिकुलर इस तरीके से डिवीजन रहता है। तो चाइना क्या बोलता है, चाइना बोलता है कि वो इस पर्टिकुलर डिवीजन को मानता ही नहीं है। वो ये बोलता है कि जहां तक मैंने लाइन खींच दी, यानी कि बिल्कुल ऐसे बोला जैसे बस में चढ़ते हैं, तो बस में चढ़कर जिस पर मैंने बैग रख दिया, या मैंने अपनी पेंसिल रख दी, मैंने अपनी चद्दर रख दी, मैंने अपना रुमाल रख दिया, तो वो सीट मेरी हो गई। तो चाइना बोलता है कि साउथ चाइना सी, नाम देखो यहां पर साउथ चाइना, चाइना है भैया, ये मेरा सी हो गया। तो ऐसी बातें करते हैं। तो जो भी इसके अंदर यहां पर आइलैंड है, ठीक है, जैसे स्पार्टली आइलैंड काफी ज्यादा ये न्यूज में रहते हैं, ठीक है, तो ये भी इसके एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। पासा आइलैंड यहां पर आप लोग देखते हैं, इसी के साथ में जापान के साथ में भी इनका दबदबा रहता है। तो यहां पर ये 9 डैश लाइन यहां पर ये हो गई चाइना की, ये वाला जो मैं यहां पर लाइन खींच रहा हूं, ठीक है, तो ये चाइना का हो गया। चाइना बोलता है कि ये मेरा एरिया है। अब वियतनाम जो यहां पर हो गया, वियतनाम बोलता है कि ये वाला मेरा एरिया है, यानी कि चाइना और वियतनाम की लड़ाई होगी, ओवरलैप हो गया, ठीक है। मलेशिया बोलता है कि ये वाला एरिया मेरा है यहां पर, ठीक है, तो यहां पर भी 9 डैश लाइन जा रही है इसके अंदर से। इंडोनेशिया का भी ऐसे ही है, फिलीपीन बोलता है कि मेरा भी कुछ एरिया है भैया, तो ये वाला फिलीपीन बोलता है कि मेरा एरिया है, तो इसके साथ भी इसकी एक तरीके से झड़प है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि हर एक कंट्री जो इस पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, चाइना उनका एरिया अपने कंट्रोल में रखता है। तो फिलीपीन क्या किया, फिलीपीन चला गया यहां पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, जो कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है हेग के अंदर में, जहां पर अभी हमारी कंट्री के खिलाफ भी जजमेंट आया। हमारी कंट्री को अभी जो इटालियन केस था वहां पर क्या हुआ, हमारी कंट्री को कंपनसेशन दिया जाएगा, पर लेकिन हम उनके ऊपर केस नहीं चला पाएंगे। तो ये भी परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के थ्रू ही हमारा जजमेंट आया। तो ये जो जजमेंट आया था यहां पर, जब फिलीपीन वहां पर पहुंचा तो चाइना ने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और बोला मेरा है जो 9 डैश लाइन। और यहां पर जो स्पार्टलीज आइलैंड है जिसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात की, ये आप लोग देखते हैं,
तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर चाइना ने बोला ये जो जजमेंट है उसको डिसमिस कर दिया, बोला नल एंड वॉइड है, हम इसको नहीं मानेंगे, जो हमारा एरिया है हम उसको देखेंगे। तो इसी के चलते यहां पर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है चाइना और इन कंट्री के बीच में। तो साउथ चाइना सी जो है वो एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर, अगर ट्रेड के पॉइंट ऑफ से भी आप लोग बात करते हैं, और चाइना बोलता है यहां पर बस मेरा दबदबा रहेगा। तो इसके चलते जो आसपास वाली कंट्री है वो काफी चिंता में रहती है। इसी के साथ में वहां पर काफी ज्यादा रिसोर्सेज भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, मिनरल डिपॉजिट्स जो हो गए, हाइड्रोकार्बन हो गए, इसी के साथ में रिच फिशरी जोन भी उसको माना जाता है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। अभी जो यहां पर परमानेंट जो यहां पर ये कोर्ट का जो आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन है यहां पर, जिसके बारे में भी आप लोगों को बात की, जिसको बोलते हैं परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, तो पीसीए जिसको बोला जा रहा है। तो इसका जो वर्डिक्ट आया वो एक तरीके से पीसीए जो अवार्ड है वो चाइना ने यहां पर बोला एक तरीके से उसको मानने से मना कर दिया। ठीक है, चाइना ने बोला कि ये पर्टिकुलर एरिया मेरा है और 9 डैश लाइन के अंदर मैं जो कहूंगा वो करूंगा, मैं किसी से नहीं डरूंगा और किसी की नहीं सुनूंगा। तो ये बात बोलेगी, पर यूएन क्लोज को भी उसने मानने से मना कर दिया। जिस तरीके से यूएन क्लोज के बारे में हम लोग बात करते हैं तो वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में यहां पर जो बात की जा रही है उस अवार्ड के बारे में, तो यहां पर जो बेसिकली जो डिसीजन है, तो चाइना ने वोलेट किया यहां पर फिलीपीन जो उसका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में हम लोगों ने यहां पर अभी बात की, ये हो गया एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो यहां पर फिलीपीन के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का चाइना के द्वारा हनन यहां पर किया गया, पर चाइना ने मानने से भी मना कर दिया। उसने बोला कि भैया मेरा एरिया है, मुझे नहीं फर्क पड़ता है तुम क्या सोच रहे हो, क्या करना चाहते हो, तो मैं इसमें इसी तरीके से दबदबा दिखाऊंगा। तो ये चाइना ने साफ साफ यहां पर बोल दिया। तो चाइना ने एक तरीके से जो सिचुएशन है, एक तरीके से अपना लैंड का रिक्लेम किया और एक तरीके से वहां पर चीजें कंस्ट्रक्ट करता रहता है। वो एक तरीके से ऐसे ऐसे बेस बनाता रहता है जहां पर एक तरीके से आइलैंड या आर्टिफिशियल काइंड ऑफ आइलैंड जो आप लोग बोलते हैं जिनको, जैसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ये क्या करता है गार्बेज ले जाता है, यानी कि कूड़ा करकट ले जाता है, डंप करता है वहां पर जाकर, और डंप करने के बाद में कई बार यहां पर आइलैंड बनाता है, और जो आइलैंड ऑलरेडी है वहां पर अपना कंस्ट्रक्शन करता रहता है। तो ऐसी ऐसी हरकतें चाइना के द्वारा की जाती है और बोलता है बाद में कि ये तो मेरा एरिया था, यहां पर देखो हम लोग पहले से ही रह रहे हैं। तो ऐसी हरकतें चाइना के द्वारा बहुत बार की जा चुकी है ऑलरेडी। तो आप लोगों को पता है कि चाइना काफी पावरफुल कंट्री है, फिलीपीन उसके सामने कहीं एग्जिस्ट भी नहीं करता है। तो जैसे उसने डिसमिस किया अवार्ड को, तो फिलीपीन ने उसको प्रेस भी नहीं किया। फिलीपीन ने बोला कि भैया जैसी स्थिति बनी हुई है वैसी स्थिति बनाए रखो, सिचुएशन को और न बिगाड़ो। तो फिलीपीन एक सीधा बच्चा है, वो नहीं चाहता कि कोई सिचुएशन बिगड़े, नॉर्मल सिचुएशन यहां पर रहनी चाहिए। तो नॉट वन कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो चाइना को यहां पर चैलेंज करती है। सारे क्या करते हैं, नॉर्मल रहते हैं। जो आसियान कंट्री है वो एक तरीके से कोशिश करते हैं कि एक तरीके से चाइना के साथ में इसी तरीके से नॉर्मल सी वहां पर बनी रहे। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो चुप है, तो एक तरीके से वो गुस्से में नहीं है। तो पहले यहां पर जो बात की जा रही है आसियान कंट्री की, तो आप लोग देखिए ये आसियान कंट्री है कौन कौन सी, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से बन जाता है। आसियान कंट्री जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, तो ये कंट्री कौन कौन सी है, ये है यहां पर म्यांमार हो गया, थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाओस, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन और बुर्नई। तो ये बेसिकली कंट्री है यहां पर जो कि बनाई गई थी, स्टेब्लिश की गई थी 8 अगस्त 1967 में, यहां पर बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। बैंकॉक कहां पर है, थाईलैंड के अंदर में। तो इसको यहां पर ये एक तरीके से आसियान डिक्लेरेशन या फिर बैंकॉक डिक्लेरेशन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 5 फाउंडिंग मेंबर है यहां पर, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर और थाईलैंड। ठीक है, ये जो 5 फाउंडिंग मेंबर हैं इनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। बाकी आगे कौन कौन जुड़ा, तो बुर्नई जुड़ा 1984 में, वियतनाम जुड़ा यहां पर 1995 में, लाओस और म्यांमार जो है वो 1997 में जुड़े, और कंबोडिया जुड़ा यहां पर 1999 में। तो इसके चलते 10 जो मेंबर हैं उनका एक ग्रुप बन गया, और ये बिल्कुल बनाने की जो कोशिश की गई यहां पर जो यूरोपियन यूनियन है उसके पैटर्न पर इनके द्वारा इसको बनाने की कोशिश की जाती है, और उसी के पैटर्न पर ये आगे भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आने के लिए जरूरी है। अगर बात करें रियलिटी में, तो वैसे तो बोला जा रहा है कि भैया चाइना के साथ में ये शांति बनाकर रखना चाहते हैं, पर लेकिन कंडीशन क्या क्या आप लोग समझिए। अवॉइड करना चाहते हैं मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन, चाइना के साथ में कोई भी मिलिट्री झड़प नहीं चाहते हैं। इसी के साथ में एक पॉलिटिकल इंश्योरेंस चाहते हैं ताकि यहां पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिले। अपनी नेवी को भी स्ट्रेंथ करना चाहते हैं और मिलिट्री पावर बढ़ाना चाहते हैं, रिलेशनशिप ये यूएसए के साथ में। यानी कि वैसे तो चाहते हैं कि चाइना के साथ में शांति रहे, पर लेकिन फिर भी ये ऐसा भी नहीं चाहते कि चाइना कल को आके इनके ऊपर कूदता रहे, अपना भी खुद का कुछ दबदबा होना चाहिए। तो उसी के साथ में जो वियतनाम है उसके द्वारा यहां पर 6 ये यहां पर काइलो क्लास जो कि रशिया ओरिजिन की सबमरीन है, पनडुब्बी है, ये अपनी नेवी के लिए वियतनाम के द्वारा खरीदी गई। फ्रांस, जर्मनी और जो नीदरलैंड है वो यहां पर हेल्प कर रहे हैं सिंगापुर और इसी के साथ में बुर्नई को, और इसी के साथ में इंडोनेशिया को। यानी कि ये इनको यहां पर सप्लाई कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, ताकि ये कल को चाइना के साथ में सामने जाकर खड़े हो सके। जापान जो है वो पार्शियली फंडिंग कर रहे हैं यहां पर इंडोनेशिया की जो कोस्ट गार्ड है, ताकि जहां पर जो चाइना आकर दबदबा दिखाता है वो दबदबा न दिखाए। इंडोनेशिया और जो फिलीपीन है वो ऑलरेडी यहां पर बात करें इंडिया से जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको प्रोक्योर करने के लिए। ब्रह्मोस जो है यहां पर ये 2 रिवर से मिलकर बनी है, इस मिसाइल का नाम कौन कौन सी रिवर है यहां पर, और ये जो नेक्स्ट यहां पर किस कंट्री के साथ में मिलकर हम लोगों ने ये मिसाइल बनाई है ये भी आप
आप लोगों को बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, फिर कल से आप लोगों को यहां पर आंसर देखने को मिलेंगे। देखिए आप जितना पार्टिसिपेट करेंगे ना उससे डबल पार्टिसिपेट करूंगा, आप जितना मोटिवेट रहेंगे उससे डबल आप लोगों को और मोटिवेट करूंगा। पर लेकिन आप लोगों को भी पार्टिसिपेशन दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि इसी से चीजें आगे चलेंगी, इसी से हम लोग चीजों को अच्छे लेकर चलेंगे, तभी और मजा आएगा चीजों को करने में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोग इसको लेकर चलना है। आसियान कंट्री के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं तो उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर जो थाईलैंड और जो वियतनाम है, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदा जाए। तो इस डायरेक्शन में अगर आप लोग सारे एक एनालिसिस करके देखोगे तो वैसे तो चाइना के साथ में नॉर्मल है, पर लेकिन इनडायरेक्ट वे में सारे अपनी नेवीज के ऊपर, अपनी मिलिट्री के ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि कल को चाइना अगर कुछ बोले तो उसका मुंह तोड़ जवाब दे सके। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसके साथ में झगड़ना है जाकर, पर लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उसके चांटे खाते रहेंगे, उसको थोड़ा सा रिप्लाई भी मिलना चाहिए। तो इस तरीके से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। तो इसी के बारे में अगर आगे चलते हैं, यहां पर चाइना की और आसियान के बारे में बात करें तो अभी यहां पर जो इनकी 36 समिट हुई जून 26, ज्यादा दिन नहीं हुए, 8 जुलाई है, जून 26 में यहां पर देखने को मिली। उसमें भी इनके द्वारा जो ग्रोइंग चाइना फुटप्रिंट है यहां पर साउथ चाइना सी के अंदर, उसके ऊपर इनका यहां पर कंसर्न देखने को मिला, और कैसे उसको टैकल करना है उसके बारे में वियतनाम ने भी काफी सारी बातें बोली कि ये चीजें नहीं चल पाएंगी जिस तरीके से चाइना हरकतें कर रहा है। तो इनडायरेक्ट वे में अगर बोला जाए तो यहां पर कई सारी कंट्रीज हैं वो प्रोटेस्ट दिखा रही हैं, जैसे वियतनाम, जापान और यूएसए, ये ऑलरेडी चिड़े रहते हैं चाइना से और बार बार चाइना के खिलाफ जाकर बोलते हैं। आसियान कंट्री के अंदर एक ऐसी कंट्री मेन जो है वियतनाम है, जो कभी भी यहां पर चाइना के प्रेशर में नहीं आती है और खुलकर बोलता है यहां पर, ठीक है। तो जापान और यूएसए भी यहां पर एक तरीके से काफी सपोर्ट करते हुए इसको नजर आते हैं। फिलीपीन जो है वो आसियान के खिलाफ, अभी आप लोगों ने देखा फिलीपीन एंड आसियान जो है यहां पर उनके द्वारा जो यहां पर प्रोटेस्ट किया गया, अभी जो यहां पर जो कंडीशन देखने को मिली चाइना के द्वारा, जो बेसिकली अगर बात करते हैं तो एक तरीके से लिटिल क्रेडिट यहां पर ले जाता है, क्योंकि एक तरीके से अगर आप लोग देखें यहां पर चाइना जो है ना आज की डेट में कहीं ना कहीं आइसोलेशन की कैटेगरी में जा रहा है। जो कंट्री ऐसी हरकतें करेंगी तो वहां पर आइसोलेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इंडोनेशिया के बारे में बात करें तो भी प्रोटेस्ट करता है चाइना को लेकर, जब चाइना यहां पर इनका ये है यहां पर नंतुआ आइलैंड, ठीक है। तो यहां पर अगर पूछा आप लोगों से किसका, ये इंडोनेशिया का है, नंतुआ। तो नंतुआ आइलैंड में यहां पर ये चाइना क्या करता है, बार बार जाकर अपने जो विसल है वहां पर एक तरीके से अपने जहाज लेकर घूमकर आता है, ठीक है। देखता है कि कोई कुछ बोल तो नहीं रहा है, अगर बोलेगा तो एक तंबू गाड़ लेगा, और तंबू गाड़ने के बाद में बोलेगा तो चाइना का एरिया हो गया, जैसा अभी आप लोगों को गालवान वैली में देखने को मिला इंडिया के साथ में। तो फिलीपीन के द्वारा भी यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसके चलते अभी जो केस था वो इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा, और यहां पर जो अभी ये पीसीए का डिसीजन निकल कर आया, जिसको चाइना ने एक्सेप्ट करने से भी मना कर दिया। तो ये भी यहां पर अभी आप लोगों को देखने को मिला। तो इसके द्वारा यहां पर जो वायलेंस किया गया, फिलीपीन के एरिया का भी यहां पर वायलेंस किया गया। तो सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हर एक कंट्री के साथ में कुछ ना कुछ यहां पर एक तरीके से एक जो इरिटेशन वाला माहौल बना हुआ है, तो इसके चलते यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो ये तो थी ये कंट्री। अब इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया को अब यहां पर क्या करना चाहिए। तो इंडिया को फॉरेन और इसी के साथ में सिक्योरिटी जो पॉलिसी है उसको लेकर आगे चलना चाहिए, कवर करना चाहिए, खासकर किस किस रीजन को। आप लोग एक बार अपनी कंट्री का मैप देखिए तो आप लोग समझ पाएंगे कि हमारी कंट्री क्या है। हमारी कंट्री यहां पर जो इंडियन ओशन है, जो हमारे नाम पर ओशन है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी हो गया तो पूरा ओशन हमारा हो गया, ठीक है। तो यहां पर चाइना बोलता है नहीं, मेरा भी यहां पर स्टेक है इस ओशन के अंदर में, ठीक है। चाइना आसपास वाले रीजन में पूरा दबदबा दिखाता है। तो अगर यहां से आप लोग इस रीजन से यहां पर अगर लेकर जाएंगे और यहां से अगर यहां पर जाएंगे या फिर यहां से आप लोगों को यहां पर जाना है, यहां से यहां पर जाना है, तो हमारी कंट्री कितने शानदार पोजीशन पर है कि यहां पर आप लोग बोल सकते हैं कि एक सेंटर बन जाता है यहां पर जब भी व्यापार की बात आती है। जैसे आप लोग जानते हैं ब्रिटेन के द्वारा 200 साल तक रूल किया गया, तो बेसिक फंडा यहां पर यह था कि आसानी से हब बनाया गया हमारी कंट्री को, ताकि आसपास वाले एरिया में अपना काम आसानी से कर सके। तो हब एंड स्पोक वाले मॉडल नहीं होता है कि यहां पर एक सेंटर बना लिया और उसके चलते फिर सारी चीजों को कनेक्ट करके रखना स्टार्ट कर दिया, तो वो कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो हमारी कंट्री बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है यहां पर। एशिया पैसिफिक से लेकर यहां पर जो पर्शियन गल्फ है और वेस्ट एशिया है वहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। स्वेज से लेकर संघाई तक बात की जा रही है, वेस्ट से लेकर ईस्ट एशिया तक बात की जा रही है, और मेडिटेरेनियन सी से लेकर यहां पर साउथ चाइना सी तक बात की जा रही है। समझ लीजिए इसको कहां से बात की जा रही है, ये पर्टिकुलर एरिया से लेकर यहां तक बात की जा रही है, ठीक है। इस तरीके से कि पूरे में यहां पर इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले करता है, जो भी होकर जाता है वो इंडिया के यहां पर थ्रू एक तरीके से होकर जाता है। तो इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले यहां पर कर सकता है। इस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर अगर कुछ भी चीजें जा रही है, जैसे चाइना बोलता है कि इंडियन ओशन के अंदर ये यहां पर चाइना का स्टेक है, इस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर भी इंडिया का स्टेक है यहां पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इंडिया को कंटिन्यू रखना चाहिए डिफेंस डिप्लोमेसी जो पॉलिसी है इंडो पैसिफिक रीजन में, मिलिट्री ट्रेनिंग और एक्सरसाइज जो भी कंडक्ट कराई जाती है वो ढंग से कंडक्ट करानी चाहिए। इसी के साथ में ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो डिजास्टर रिलीफ के लिए इन सब एरिया में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्रोवाइड कराना चाहिए, और जो पेट्रोलिंग रहती है मलक्का स्टेट के अंदर में, ठीक है, तो वहां पर भी इंडिया को अपना
अपना रोल प्ले करना चाहिए। मलक्का स्टेट आप लोग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है यहां पर ये वाला स्टेट, जहां से अगर इंडियन ओशन से आप लोग जाना चाहते हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, तो इसके थ्रू यहां पर नॉर्मली होते हुए जाया जाता है साउथ चाइना सी के अंदर भी, ठीक है। ये गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया, ये साउथ चाइना सी हो गया, जिसके ऊपर चाइना बोलता है कि ये सारा मेरा एरिया है। तो ये पर्टिकुलर रीजन क्लियरली आप लोगों के माइंड में बिल्कुल एक तरीके से होने कहते हैं क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन बने तो तुरंत आंसर निकल कर आना चाहिए। कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है इंडिया की, वो यहां पर इंडिया की कंक्लूड हुई ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडोनेशिया और यूएसए के साथ में, और वियतनाम। इसी के साथ में ये जो इस तरीके की स्ट्रेटेजिक है इसकी ये मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ में भी बढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में तीनों सर्विस का फोकस रहना चाहिए, आर्मी, एयरफोर्स और जो हमारी नेवी है, ताकि कल को कोई भी झड़प होती है तो यहां पर अगर हम लोग अंडमान निकोबार में अपने एरिया को ढंग से स्टेब्लिश कर पाएंगे तो कल को क्या होगा, इनकी हम लोग हेल्प भी कर सकते हैं डायरेक्ट वे में, जरा सी देर में। तो वहां पर एक अच्छा स्टेब्लिशमेंट हम लोग को करना चाहिए ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो हम लोग सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता है, इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू कंटिन्यू, यानी कि एक तरीके से अंडर इवेल्युएट कर इन सब चीजों को चलेगा तो वो सही नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को इनको सबको समझना पड़ेगा कि एक ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं जैसे हम लोगों को, तो ग्लोबल लीडर बनने का तरीका वही है कि आप लोग इन सब मुद्दों पर बोलो, इनके ऊपर बात करो, कोई कंडीशन खराब है तो उनको देखने की कोशिश करो, तो वो सिचुएशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें यहां पर इसके अंदर बताई गई हैं। एक अच्छा आर्टिकल था, आई होप कि आप लोगों ने समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है तो यस लिखा कीजिए, अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग डी लिखकर उसके आगे आप लोग अपना डाउट लिख सकते हैं, ताकि उसको पढ़ूं तो फिर मुझे पता चल जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम आप लोगों की रही, जो चीजें समझ में नहीं आई, ठीक है, तो उसको इंप्रूव किया जा सके। तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन कहां लिख सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे रहते हैं आप लोग के, जहां आंसर राइटिंग ग्रुप है उस पर जाकर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए वहां पर, ठीक है। तो वहां पर आप लोग आंसर लिख सकते हैं, एक दूसरे का आंसर रिव्यू भी कर सकते हैं। अगर अभी नए नए हैं तो अभी आंसर मत लिखिए, पढ़िए आंसर, समझिए कैसे आंसर लिखे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल की ओर चलता हूं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पर लेकिन इस आर्टिकल में घुसने से पहले आप लोगों को यह समझना पड़ेगा। अभी यहां पर गालवान वैली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, तो ये हो गया यहां पर अक्साई चीन वाला रीजन, जो कि चाइना के द्वारा एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। तो चाइना के द्वारा जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इसी के पास में यहां पर ये गालवान वैली वाला रीजन है। तो चाइना ने क्या किया, गालवान वैली वाले रीजन में कुछ और आगे बढ़ गया, जैसे बार बार ये हरकतें करता है, तो उसके चलते इसने बोला कि ये पर्टिकुलर रीजन मेरा है। कुछ ऐसी हरकतें चाइना के द्वारा की गई जो पास्ट में इसके द्वारा की जाती हैं। तो उसी के चलते इंडिया और चाइना की जो आर्मी थी वो आमने सामने आकर खड़ी होगी। अब काफी लंबे समय तक यहां पर डेडलॉक रहा, उसके बाद में यहां पर इनके द्वारा तंबू वगैरह भी लगाए गए। अब यहां से जो चीजें हैं वो पीछे हटना स्टार्ट हो गई हैं, चीजों को नॉर्मल करना स्टार्ट कर दिया गया है। जो चाइना की जो आर्मी है सॉरी, उसके द्वारा भी यहां पे अब चीजें जो है वो पीछे हटना स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। अब तक जो कंडीशन थी वो ये थी, अब जो कंडीशन है वो कुछ कुछ ऐसी देखने को मिल रही है। तो देखते हैं सिचुएशन कब तक नॉर्मल हो पाती है। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए अभी काफी लंबे समय तक यहां पर डेडलॉक बना रहा, इंडिया और चाइना की जो मिलिट्री थी एक दूसरे के सामने खड़ी रही। अब यहां पर फिर से एक ट्रस्ट बिल्ड करने की बात की जा रही है। दोनों कंट्री पड़ोसी देश हैं और यह माना जाता है कि 21वीं सेंचुरी जो है वो एशिया की सेंचुरी है। पर लेकिन अगर चाइना और इंडिया इस तरीके से एक दूसरे के साथ में लड़ेंगे तो ये एशिया की सेंचुरी कभी हो ही नहीं सकती। तो इसलिए चाइना और इंडिया को शांत रहना पड़ेगा इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। 2 महीने तक स्टैंड ऑफ बना रहा एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर, जिसके चलते यहां पर काफी बुरी कंडीशन देखने को मिली। तो यहां पर एक तरीके से अभी जो डिसएंगेज हो गए यहां पर, यानी कि एक तरीके से अब जो साइड में चीजें हो गई हैं, तो एक रिलीफ की बात आप लोग बोल सकते हैं, वेलकम स्टेप यहां पर है। पर लेकिन इतनी आसानी से नहीं हुआ। यहां पर जो बात की गई हमारी कंट्री के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोभाल साहब, उनके द्वारा बात की गई मिलकर यहां पर चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर जिनका नाम है वेंग यी, तो यहां पर वेंग यी के साथ में बात की गई और अनाउंस किया गया कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की जाएगी। अभी जो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिली, तो 3 पॉइंट पर यहां पर ये डिस्कशन देखने को मिला इन दोनों पर्सनैलिटी के बीच में। एक तो यहां पर ये आप लोगों को पता ही है कि जो गालवान वैली है उसमें देखने को मिला, दूसरा हॉट स्प्रिंग और तीसरा यहां पर यह है गोगरा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट थे जहां पर काफी लार्ज स्केल पर दोनों कंट्री के आमने सामने प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी। तो कैसे सोल्यूशन निकाला गया, तो उसी के ऊपर यहां पर फोकस दिया जा रहा है। डिसएंगेज किया गया चीजों को, एक तरीके से डीएक्सिलेट किया गया टेंशन को, यानी कि अब कोशिश ये की जा रही है कि फिर से यहां पर ये इसको यथास्थिति बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो जो पहले वाली पोजीशन है उस पर पहुंचने की कोशिश दोनों कंट्री के द्वारा यहां पर की जा रही है। तो ये यहां पर ये सिचुएशन अभी देखने को मिली। तो डिप्लोमेटिक और जो मिलिट्री जो एक तरीके से यहां पर दोनों काम करेंगे मिलकर तभी सिचुएशन समझेगी, वरना कंडीशन काफी खराब रहेगी। अगर अभी काफी लंबे समय तक क्या चल रहा था, यहां पर दोनों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है उनमें बात ही नहीं चल रही थी, और इसके चलते जो यहां पर बात नहीं चल रही थी तो एक कंडीशन देखने को मिली। अब जब बात चलनी स्टार्ट हुई है तो चीजें जो है उनको नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। जो यहां पर अगर बात करें
इंडिया और चाइना के बारे में, दोनों के बारे में नॉर्मली बोला जा रहा है, पर हमारी कंट्री के ऊपर ज्यादा फोकस है कि देखिए जो हमारी कंट्री है खासकर, और ये हाल के दोनों ही कंट्री को बताना चाहिए, अपनी जनता को भी इसके बारे में बताना चाहिए कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है वहां पर, ताकि जनता को भी थोड़ा सा एक ट्रस्ट बना रहे कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। तो एक हल्का सा आइडिया होना चाहिए कि टेंशन जो है खत्म हो गई है, तो इस तरीके से समझाना चाहिए। पर लेकिन होता क्या है, कई बार टेंशन चलती रहती है, बोलते हैं कि टेंशन ही नहीं है, तो उससे थोड़ा सा एक ट्रस्ट जो है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है। तो वो चीजें यहां पर समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ में रिस्टोर करना है कि यथास्थिति जो भी बनी हुई है, जो अप्रैल से पहले थी यहां पर, ठीक है, या फिर जो यहां पर जो मोबिलाइज किया गया ये सब चीजों को, उससे पहले जो स्थिति थी, यानी कि कोई भी कंट्री यहां पर ये नहीं चाहेगी कि उसकी एक भी जो इंच टेरिटरी है वो किसी दूसरे के अंडर में चला जाए। तो इसलिए यहां पर कोशिश यही करें कि एक दूसरे के सामने नॉर्मल कंडीशन रखने की कोशिश करें, ठीक है, तभी सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज होगी। अदर स्टेप क्या क्या लिए जा सकते हैं, सबसे पहले तो बात की जा रही है कि जो भी अभी कैजुअलिटी हुई है, अभी यहां पर ये जो सिचुएशन देखने को मिली 4 डिकेड के बाद में, यानी कि लगभग 40 साल के बाद में सिचुएशन देखने को मिली, जिसको गालवान क्लैश, गालवान वैली में हमारी कंट्री के जो 20 जवान थे जहां पर इनकी जान चली गई। तो कंडीशन क्या बनी यहां पर, ये जो जवान थे जिनकी जान गई, इसी के साथ में चाइना के भी कई सारे जवानों की जान गई। तो सिचुएशन ये देखने को मिली ग्राउंड लेवल पर कि आज की डेट में अगर आप लोग चीजों को समझेंगे कि ये सिचुएशन है कि किस तरीके सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए। पर लेकिन नॉर्मल तो हो जाएगा, पर लेकिन ये जान आखिर गई क्यों, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना, इसके पीछे क्या कंडीशन बन गई कि इस लेवल पर चीजें पहुंच गई। तो ये भी एक तरीके से चीजें चेक करने वाली बात है। तो यहां पर आप लोग समझिएगा। तो चाइना के बारे में अगर बात करते हैं तो एक तरीके से हम लोगों ने कई सारे ऐप वगैरह, इन्वेस्टमेंट वगैरह, और इसी के साथ में जो इंपोर्ट है उसको स्लो डाउन कर दिया गया। तो क्या ये सही डायरेक्शन में जा रही है चीजें, इसको कैसे हम लोग को लेकर चलना चाहिए। हम लोग इनफॉर्मल समिट करते थे, पहली इनफॉर्मल समिट कहां हुई थी, वो हुई थी वुहांग में, चाइना के अंदर में, जहां से चाइनीज वायरस निकल के आया। दूसरी हुई थी इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर कहां पर हुई थी आप लोगों को बताना है, वो काफी इंपॉर्टेंट जगह है जिसके बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाई थी एक्स्ट्रा। तो ये जो 2 मीटिंग हुई यहां पर अब तक, क्या वो कंटिन्यू हम लोग आगे करेंगे ताकि जो टेंशन है वो हम लोग उसको समाप्त कर सकें। तो वो भी चीजें हम लोग को देखने को मिलेगी। अब देखिए ट्रस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। अब चाइना ने इतनी बुरी बुरी हरकतें कर दी कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए यहां पर वो भी चीजें थोड़ी समझनी चाहिए कि कैसे दोनों कंट्री के बीच में ट्रस्ट बन सकता है, ताकि रिलेशन जो है वो अच्छे बने रहे, तभी जाकर चीजें बैलेंस चलेंगी। रिलेशन तभी बैलेंस हो पाएगा, वरना कोई तरीका ही नहीं है चीजों को बैलेंस करने का। तो दोनों तरीके से दोनों कंट्री को यहां पर सपोर्ट करना पड़ेगा, एक दूसरे को ट्रस्ट दिखाना पड़ेगा, तभी चीजें जो हैं वो यहां पर नॉर्मल होने वाली हैं, ठीक है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसके बारे में बात की गई। एक और आर्टिकल है कंटीन्यूअस, इससे लगते हैं यहां पर जो अभी बात करें एलएसी में जो भी यहां पर प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो अगर इंडिया और चाइना के बारे में आप लोग बात करें और न्यूक्लियर पावर के बारे में बात करें, तो चाइना हमसे काफी ताकतवर कंट्री आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसके बारे में कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, आप लोग जिससे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। इससे क्या क्या बात की जा रही है, चाइना के पास में अगर आप लोग बात करें आज के में काफी लार्ज स्केल पर वो चीजों को बढ़ा रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ा रहा है। हालांकि यूएसए और जो रशिया है वो टॉप पर बैठे हुए हैं, वो अपनी पावर जो है न्यूक्लियर पावर उसको रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कि अपना न्यूक्लियर वेपन वो खत्म करने की कोशिश, खत्म नहीं मतलब कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर लेकिन चाइना जो है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इसके चलते अगर सिप्री की हम लोग बात माने, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम लोग बात करें, तो यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह देखने को मिलती है कि जो आज की डेट में चाइना के पास में वेपन है, 2019 से 2020 में यहां पर 290 से बढ़कर 320 हो गए हैं, यानी कि चाइना इस स्पीड से अपने वेपन बढ़ा रहा है। हालांकि चाइना जो है रशिया और यूएसए के कंपेयर में देखें तो काफी छोटा है, पर लेकिन अगर इंडिया के कंपेयर में देखें तो चाइना काफी बड़ा हो चुका है। इंडिया के कंपेयर में देखें तो इंडिया के पास में 150 के करीब न्यूक्लियर वेपन है और चाइना के पास में डबल हो चुके हैं यहां पर आज के में। इवन पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश, उसके पास में भी 160 के करीब है। ये सिप्री की रिपोर्ट है, यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल रिसर्च जो पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके द्वारा ये बातें बताई गई है। तो हमारे सामने तो 2 चैलेंज है, एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में पाकिस्तान। तो क्या न्यूक्लियर पावर पर हम लोग को भी फोकस देना चाहिए अपनी कंट्री की, तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। कई फ्रंट पर हमारे सामने जब चैलेंज होते हैं तो हम लोग को अलग अलग तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो उसी के बारे में यहां पर ये चीजें बोली जा रही है। हम लोग कहां से क्या क्या इंपोर्ट करते हैं इसके बारे में देखिए, कौन सी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करती है उसके बारे में देखते हैं। सबसे ज्यादा जो आज के में इंपोर्ट कर रहा है 2015 से लेकर 2019 तक का अगर डेटा आप लोग देखोगे तो सऊदी अरेबिया में जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ है उसका 12% अकेला सऊदी अरेबिया ने खरीदा है। इंडिया जो है दूसरे नंबर पर है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो 9.2% ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इंडिया के द्वारा खरीदा गया है। इजिप्ट तीसरे नंबर पर है 5.8, ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर 4.9 और चाइना के द्वारा भी खरीदी गई है कई सारी चीजें। तो चाइना यहां पर देखिए, चाइना दोनों कैटेगरी में आएगा, चाइना बेचने वालों में भी है और खरीदने वालों में भी है, ठीक है। तो ये याद रखना। ये तो हो गए खरीदने वाले टॉप 5। अब यहां पर जो बेचने वाले टॉप 5 है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे ज्यादा जो सामान बेचता है वो है यूएसए, जो सबसे बड़ी मार्केट है आज के में डिफेंस प्रोडक्ट को बेचने वाले, आर्म एक्सपोर्ट करने वाले। दूसरे नंबर पर कौन है, ये है रसिया। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर है फ्रांस,
जैसे कि आप लोग जानते हैं राफेल वगैरह वो सारी चीजें। चौथे नंबर पर है यहाँ पर जर्मनी और पांचवें नंबर पर है चाइना। तो चाइना बेचने में भी पांचवें नंबर पर है और खरीदने में भी पांचवें नंबर पर है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। बाकी और भी बहुत सारी कंट्री हैं जो कि आप लोगों के सामान बेचती यहां पर नजर आएगी, जो हम लोगों ने आर्टिकल देखा था ना अभी, जो कंट्री यहां पर काम कर रही थी, जैसे कि अभी कई सारी कंट्री जर्मनी वगैरह ये सारी चीजें भी अपना एक तरीके से बेच रही थी सामानों को। अगर बात करें ऑल ओवर वर्ल्ड में जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है 15 कंट्री में जो हाईएस्ट अभी देखने को मिल रहा है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। मिलिट्री के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा कौन करता है? वो करता है यूएसए, ठीक है। दूसरे नंबर पर कौन करता है? चाइना करता है। तीसरे नंबर पर कौन करता है? तो यह है हमारी कंट्री। यानी कि मिलिट्री में अगर खर्चे के बारे में बात करें तो हमारी कंट्री तीसरे नंबर पर आप लोगों को देखने को मिलती है। चौथे नंबर पर रशिया, पांचवें नंबर पर सऊदी अरेबिया, छठे नंबर पर फ्रांस, फिर आप लोगों को जर्मनी, फ्रांस, जर्मनी और यूके वो लगभग, और जापान, ये सारी कंट्री एक जगह देखने को मिलेगी। तो ये भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहां पर डेटा है। और ये डेटा अभी लेटेस्ट यहां पर जो सिप्री के द्वारा बताया गया है, तो उसके बारे में ये डेटा है 2020 का अप्रैल के महीने का। तो डायरेक्ट क्वेश्चन बने तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी माइंड में रहेगी तो अच्छे से आप लोग उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यहां पर इसके बारे में आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, आइए अब आगे चलता हूं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहां पर, ये आर्टिकल बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, थोड़ा सा अभी आप लोगों को एक बार और बता देता हूं आखिर आर्टिकल क्यों आ रहा है। तमिलनाडु के अंदर अभी यहां पर जब लॉकडाउन चल रहा था तो 2 पर्सन की डेथ हो गई। 2 पर्सन कौन थे? एक बाप था और दूसरा बेटा था। डेथ क्यों हुई उनकी? क्योंकि उनकी एक दुकान थी, उसको वो ओपन करने गए लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, तो पुलिस उनको उठाकर ले गई और फिर उनको वहां पर जो जेल में ले जाकर उनके साथ में मार पिटाई की गई, तो हॉस्पिटल में जाकर उनके द्वारा दम तोड़ दिया गया। पहली बार हमारी कंट्री में ऐसा हो रहा है कि पूरी कंट्री में यहां पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है इस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर, यानी कि जो सिचुएशन अभी देखने को मिली। कंडीशन क्या बन गई? कंडीशन ये बन गई कि आज की डेट में जो पुलिस की जो सिचुएशन है वो इतनी खतरनाक हो चुकी है कि जिस जनता को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको रखा गया है, जनता के नौकर जिनको बोला जाता है, वो आज की डेट में जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। तो इसीलिए यहां पर एक लॉ हमारी कंट्री में होना चाहिए कि पुलिस की गरिमा क्या है, कौन सी उसको लाइन क्रॉस नहीं करनी है। इसके ऊपर हमारी कंट्री में लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर भी द्वारा भी बोला गया है। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट कई बार इसके बारे में बोल चुके हैं कि कोई ना कोई हमारी कंट्री में लॉ होना चाहिए कि टॉर्चर जो है उसको रोका कैसे जाए। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, अगर मान लीजिए उनको सबूत नहीं मिल रहा है तो टॉर्चर करने स्टार्ट कर देते हैं, पीटना स्टार्ट कर देते हैं। सॉल्यूशन ये निकालने की कोशिश करते हैं कि टॉर्चर करके कहीं ना कहीं सामने वाले को एक्सेप्ट करा देते हैं कि तुम्ही ने ये गुनाह किया है। मूवीज में देखा होगा, वही चीजें कई बार यहां पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलती हैं। तो कंडीशन क्या है यहां पर? सीधी सीधी कंडीशन यहां पर ये कि ये चीजें कंट्रोल होनी चाहिए। इसी के चलते इंटरनेशनल लेवल की अगर आप लोग बात करते हैं तो वहां पर भी कई सारे लॉज हैं, यूएन के द्वारा भी यहां पर इसके ऊपर लॉज बनाया गया है, जिसको हम लोगों ने साइन तो किया है पर लेकिन अभी रेक्टिफाई नहीं किया है, यानी कि अपनी पार्लियामेंट से उसको पास नहीं कराया गया है। और जबकि कुछ ही कंट्री यहां पर ऐसी 15-20 के करीब कंट्री बची हैं टोटल 193 कंट्री में से, जिनके द्वारा उसको टॉर्चर वाले लॉ को अभी रेक्टिफाई नहीं किया गया है। तो ये भी सोचने वाली बात है कि हम लोग किन कंट्री की कैटेगरी में आते हैं। वैसे तो हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री अपने आप को बोलते हैं, पर लेकिन बीइंग ए डेमोक्रेसी जिसको सब उदाहरण देते हैं कि सबसे शानदार डेमोक्रेसी कोई है तो वो इंडिया है। क्या वो डेमोक्रेसी यहां पर ये चीजें एक्सेप्ट कर पाएगी, ये कलंक एक्सेप्ट कर पाएगी कि उसकी कंट्री में जो पुलिस है वो डिक्टेटरशिप का रोल प्ले कर रही है? वैसे कंट्री डेमोक्रेटिक है, तो इसके चलते भी हमारी कंट्री के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगते हुए नजर आते हैं। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये है कि नॉर्मली एक तरीके से कोई लॉ हमारी कंट्री में होना चाहिए ताकि जो यहां पर एक तरीके से ये टेरर देखने को मिल रहा है पुलिस का, उसको रोका जा सके। तो ये सिचुएशन तभी होगी जब पार्लियामेंट कोई लॉ बनाएगी। ऐसी कंडीशन बनती क्यों है? सबसे ज्यादा इसका रोल तो होता है देखिए स्टेट के अंदर, क्योंकि स्टेट के हाथ में पावर होती है। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, हमारे संविधान में 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, एक को बोलते हैं सेंट्रल लिस्ट, दूसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट वो स्टेट लिस्ट, और तीसरे को बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं, डिफेंस, कम्युनिकेशन, उस पर ये लॉ बनाते हैं। स्टेट लिस्ट में जैसे एग्रीकल्चर वगैरह ये सारी चीजें होगी, उसमें स्टेट लॉ बनाते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? दोनों मिलकर लॉ बनाते हैं, पर लेकिन सेंटर ने पहले बना दिया तो सेंटर का लॉ प्रिवेल होगा। तो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ एंड ऑर्डर जब इसके अंदर आएगा तो पुलिस भी इसके अंदर आएगी। इसीलिए अरविंद केजरीवाल साहब कई बार बोलते रहते हैं कि भैया हम लोगों को भी पुलिस दे दो, तो वो कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्या निकल के आती है? कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट जो है वो उनके ऊपर लगाम नहीं रखती है, जिसकी वजह से ये सिचुएशन देखने को मिलती है। तो उसी के चलते पूरी कंट्री में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट चल रहा है। कैसे इसको रोकना है? क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे हो चुके हैं पास्ट में कि कस्टोडियल डेथ हुई है, पर लेकिन जब यहां पर एफआईआर के बारे में बात करें तो एफआईआर काफी कम है। अगर 2000 के करीब कस्टोडियल डेथ हुई है तो एफआईआर आप लोगों को 20 देखने को मिलेगी जो पुलिस पर्सनल है उनके खिलाफ। क्यों? क्योंकि भैया एफआईआर लिखने वाले भी वही हैं, तो उनके खिलाफ कौन लिखेगा? तो इसलिए कई बार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी और भी जो अथॉरिटी है उनके द्वारा बोला गया कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए इन सब चीजों की, ताकि कोई यहां पर इंटरफेयर न कर सके। तो वो कई सारी बातें यहां पर देखने को मिलती हैं, ठीक है।
तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग इसके बारे में अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप लोग भी अपनी राय रख सकते हैं। आप लोग भी पूरा हक है अपनी राय रखने का, और अगर राय रखेंगे तो 2 मिनट के लिए सोचना पड़ेगा आप लोगों को, तो सोचेंगे तो आप लोग का माइंड चलेगा, और अगर आप लोग का माइंड चलेगा तो वही बेसिकली चलाना है जिसमें जंग लगा हुआ है, ठीक है। यानी कहने का मतलब यह, देखिए बेसिकली ऐसा क्यों बोलता हूं, जब आप लोग एग्जाम में आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग के माइंड में चीजें जा रही हैं, ठीक है, पर लेकिन एग्जाम में इसका अपोजिट होता है, आप लोगों को माइंड में से चीजें निकालनी होती हैं। तो ये वाला रास्ता तो घिस घिस कर आप लोग बिल्कुल दुरुस्त बना देते हैं कि यहां पढ़े जा रहे हैं, जो कभी कोई वीडियो देखी, कभी कुछ देखी, कभी कोचिंग करी करी, स्कूल पढ़े, सारी चीजें दिमाग में जा रही हैं, पर लेकिन एग्जाम में इसका जस्ट अपोजिट होगा, दिमाग में से चीजें आप लोगों को निकालनी पड़ेंगी। तो ये वाला रास्ता आप लोग पक्का नहीं करते हैं, ये वाला रास्ता कच्चा ही रहता है। तो जैसे ही बारिश होती है, एग्जाम होता है, तो कीचड़ भर जाता है और यहां पर चीजें चलना बंद हो जाती हैं। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इसके ऊपर भी फोकस देकर आप लोगों को चलना है। ये मैं बेस्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यहां पर बात की जा रही है यहां पर यह ब्रिज रिवर के बारे में, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों से पूछा था, तो बोला जाता है कि ये ट्रिब्यूटरी है बानस रिवर की। बोला जा रहा है कि राजस्थान के अंदर बहती है, वेस्टर्न इंडिया के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? 1 ए में बोला गया, 2 में बी में बोला गया, 2 सी में बोला गया, बोथ डी में बोला गया, नाइदर वन नो टू। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर यहां पर सी, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये सही बोला गया। यहां पर आप लोगों को यहां पर ये वाला, पहले आप लोग बानस रिवर देखिए, इससे कनेक्टेड आप लोगों को यहां पर ये रिवर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया बानस रिवर, तो यहां पर इसकी ट्रिब्यूटरी है ये, जो कि यहां पर स्टेटमेंट में बोला गया है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये अरावली रेंज जो इसका सोर्स है, टोटल मिलाकर यहां पर ये 7500 के करीब स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। गंगा जो रिवर सिस्टम है उसका पार्ट देखने को मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, इसी के साथ में चित्तौड़गढ़। नेक्स्ट यहां पर जो रीजन है यह उदयपुर और चित्तौड़गढ़ वाले रीजन में आप लोगों को नजर आएगी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम जो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, तो ये आप लोग यहां पर देखिए जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो देखते हैं कि क्या आज जो है वो कल का रिकॉर्ड तोड़ोगे। तो शेयर करना दबा के जितना भी आप लोग कर सकते हैं, काफी अच्छा लगता है, और मुझे भी और ज्यादा मोटिवेशन मिलता है जब इस तरीके से आप लोग चीजों को सपोर्ट करते हो। दूसरा क्या कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन के आंसर देने जो भी आप लोगों से पूछे गए, जो बेस्ट आंसर होंगे उसको वीडियो के अंदर इंक्लूड करूंगा कल से। तो ये आप लोग जरूर देखेगा, तो इससे आप लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगा, और क्वेश्चन भी आगे से और ज्यादा पूछूंगा वीडियो के अंदर, ताकि थोड़ा सा और ज्यादा रिविजन आप लोगों का होता रहे, ठीक है। तो ये चीजें करूंगा अच्छे से, पर लेकिन इसमें आप लोगों का रेस्पॉन्स काफी जरूरी है। चीजों को उसी तरीके से सपोर्ट कीजिए जैसे आप लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है। और जल्दी से अपना जो परिवार है अभी यहां पर, इसको 1 मिलियन हम लोग को पहुंचाना है, वो आप लोगों की हेल्प के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो हम लोग को SLV 1M, ठीक है, तो ये हमारा टारगेट रखना है आगे चल के, #SLV1 ये कैंपेन भी हम लोग चलाएंगे आगे चलकर, जिससे हमारा परिवार जो है वो जल्दी ही 1 मिलियन का हो जाएगा। तो और ज्यादा बच्चों को मैं फायदा पहुंचा पाऊंगा यहां पर। बस मेरा यही टारगेट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, पर लेकिन आप लोगों के सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि इसको जरूर सपोर्ट करें। सारी चीजें यहां पर मिल जाएंगी, कोई कॉस्ट नहीं है, सब बस आप लोगों का इतना कॉस्ट है कि आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है। तो यहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और चीजें देखिए, 2 काम कर सकते हैं आप लोग। अगर शेयर नहीं करनी है तो जो भी आप लोगों ने सीखा है वो किसी को पढ़ा दीजिए, या फिर शेयर कर दीजिए। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे वो आप लोग चूज कर लीजिए। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी के साथ में कुछ नहीं मिलता है, ज्ञान एक ऐसी चीज है, बांटने से हमेशा बढ़ता है। यही एक ऐसी चीज है जो कोई आप लोगों से चुरा नहीं सकता है। तो इसलिए हमेशा कोशिश कीजिए, जो भी आप लोगों को आता है किसी को बताते हुए मत हिचकिए, ठीक है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।